स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। आज हम पैलेस्टीनियन स्टेट पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और मैंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे अपना PhD किया हुआ है। 2015 और 16 में मैं इजराइल में थी और अपने PhD रिसर्च के लिए इजरायली शहर और पैलेस्टीनियन शहर में मैं जाके लोगों से बातचीत, इंटरव्यू लेके यही बात पे रिसर्च कर रही थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट क्या है और इस कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन क्या है लोगों के अकॉर्डिंग। क्या ये जो 2 स्टेट सल्यूशन कहा जाता है वो कभी रियलिटी बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे होगा। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कैन देयर बी अ पैलेस्टीनियन स्टेट, क्या ये रेजोल्यूशन हो सकता है एज पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम बात करते हैं इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट तो कई सारे हर्डल्स आती हैं निगोसिएशन के समय पे। सबसे बड़ा रुकावट है जेरूसलम क्वेश्चन। अब जेरूसलम क्वेश्चन की बात करें तो बात सिर्फ 35 एकड़ की है। अगर हम बात करते हैं जेरूसलम शहर में जो ओल्ड सिटी है, ये जो ओल्ड सिटी में 35 एकड़ की बात होती है। अब ये है वेस्टर्न वॉल के दिस एरिया इज नोन एज टेम्पल माउंट। तो वेस्टर्न वॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर जूइश पीपल या जुडाइज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अब राइट हैंड साइड में अलक्सा मॉस्क आता है। अलक्सा मॉस्क इज इंपॉर्टेंट फॉर इस्लाम और मुस्लिम पीपल। यहाँ से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अलक्सा आ गया, डोम ऑफ रॉक आ गया। थोड़ा सी दूर में चर्च ऑफ होली सेपल्कर आता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिश्चियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब तीनों धर्मों के लिए ये जो 35 एकड़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही है एक्चुअल मुद्दा कि जेरूसलम पे कौन कंट्रोल रखने वाला है। और ये जो मुद्दा है ये कोई नया नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट चले ही जा रहा है। धीरे धीरे इस कॉन्फ्लिक्ट में और कई सारे हर्डल्स या रुकावट आ गई, जैसे कि राइट टू रिटर्न का क्वेश्चन, बॉर्डर का क्वेश्चन, सेटलमेंट्स का क्वेश्चन और कई सारे। आज जब निगोसिएशंस पे बैठा जाता है इजराइल और पैलेस्टीनियन पीस टॉक्स पे, तो इन सब चीज़ों के लेके इसी वजह से कोई भी पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अब पहले समझते हैं इजराइल के मैप को। अगर हम देखते हैं इजराइल का मैप, ये 1967-73 में ये फाइनली मैप फाइनलाइज होता है, क्योंकि उससे पहले पैलेस्टीनियन स्टेट जेरूसलम को भी लेके रखता है। कई सारे और पार्ट्स होते हैं, बट 1967 में इजराइल 1967 वॉर में इजराइल कई सारे टेरिटरीज को क्लेम कर लेता है, स्पेशली गोलान हाइट्स हो गया, जेरूसलम हो गया, कई सारे ऐसे पार्ट्स को जीत लेता है। उसके बाद से इजराइल इज इन कंट्रोल ऑफ दैट एरिया। तो आज के दिन अगर हम बात करते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैलेस्टीनियन स्टेट का जो डेफिनेशन है वो बदलता रहता है। 1948 में एक डेफिनेशन था, 1967 में एक भी डेफिनेशन था, 1973 के बाद ये डेफिनेशन आ चुका है कि एग्जैक्टली पैलेस्टीनियन स्टेट को किस टेरिटरी को रेफर किया जा रहा है। तो जो पैलेस्टीनियन स्टेट टेरिटरी है वो बेसिकली गाजा और वेस्ट बैंक को रेफर करता है। सबसे पहले गाजा में आता है। तो गाजा जो है वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन आता है और ईस्टर्न साइड में ये इजराइल आता है। सदर्न पार्ट में साइनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट आता है। अब 2005 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शैरॉन ने यूनिलैटरल विड्रॉल किया था। उससे पहले 2005 से पहले गाजा एरिया में कई सारे जूविश सेटलमेंट्स थी। ये सेटलमेंट्स होता क्या है? सेटलमेंट्स बेसिकली एक छोटा सा एरिया है, वॉल्ड एरिया होता है जहां पे जूविश लोग रहते हैं, बट ये जो एरिया है वो पैलेस्टीनियन स्टेट में है। अब 2005 में जब ये यूनिलैटरल विड्रॉल डिक्लेयर किया गया था, उस समय ये कहा गया था कि सारे सेटलमेंट्स गाजा में हटा दिए जाएंगे और सारे के सारे जूज लोग वापस आ जाएंगे गाजा से। बट इसके बाद 2007 में जब हमास कम्स इनटू पिक्चर, वहां पे इजरायली डिफेंस फोर्स या IDF जिसे कहते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि सीज ऑफ गाजा होगा। सीज ऑफ गाजा का मतलब है गाजा का जो सारा बॉर्डर है वहां पे इजरायली डिफेंस फोर्स प्रेजेंट रहेंगी। गाजा में कुछ भी एंटर करेगा या एग्जिट करेगा, इट हैज टू बी थ्रू द इजरायली डिफेंस फोर्स पोस्ट। इसी वजह से इसको सीज ऑफ गाजा कहा जाता है। अब अगर इतना ही सीज है, इतना ही मिलिट्री प्रेजेंस है, तो रॉकेट्स कैसे पहुंचती है गाजा में? ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है। रॉकेट्स पहुंचती है टनल्स के थ्रू पे। जो हमास का 2 तरीका होता है टू गेट वेपन्स, एक है थ्रू द सी रूट और दूसरा है टनल बना के थ्रू द साइनाई पेनिनसुला।
इसीलिए हमास को वेपन या पैसे से सप्लाई करने का हमेशा हमेशा यही कहा जाता है कि ईरान करता है, टर्की करता है सपोर्ट। हिजबुल्ला जो नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे है, एग्जैक्टली लेबनान सदर्न पार्ट से अभी हिजबुल्ला ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया इसराइल के अगेंस्ट, तो हिजबुल्ला का सपोर्ट रहता है हमास को। एंड ऑल ऑफ दिस सपोर्ट हैपन्स थ्रू द वाटरवे, दैट इज थ्रू द मेडिटेरेनियन या थ्रू टनल्स अक्रॉस द साइनाई पेनिनसुला। और इसी से हमास को कंटिन्यूसली आर्म्स और मनी मिलता भी रहता है। और आईडीएफ दैट इज इजराइल डिफेंस फोर्सेस कोशिश करती रहती है कि ये टनल्स और एक्सेस को बंद किया जाए, बट कंप्लीटली अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा, अब आते हैं वेस्ट बैंक पे। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बैंक का जो टेरिटरी है वहाँ पे सेटलमेंट्स का नंबर हर साल बढ़ता रहता है। ये जो ब्लू डॉट्स आप देख रहे हो पूरे वेस्ट बैंक में, वहाँ पे जूइश सेटलमेंट्स है। जो आपको ब्राउन एरिया दिख रहा है वो लार्जली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर आता है, और जो क्रीम एरिया है वहाँ पे सेटलमेंट्स नहीं है बट एक्चुअली इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कंट्रोल रहता है। तो वेस्ट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो जो ब्राउन एरिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पैलेस्टीन अथॉरिटी का कितना ही कंट्रोल है वेस्ट बैंक में। अगर हम इसको स्टेट भी बुलाते हैं तो जो एक्चुअल अथॉरिटी है वो कितना ही कम टेरिटरी पे अपना क्लेम कर सकता है आज के दिन, वो एक प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट आ जाता है। सो दीज आर सेटलमेंट्स, द ब्राउन एरिया इज अंडर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, और जो क्रीम एरिया है वो एक्चुअली इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कंट्रोल में आता है। एनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट टूवर्ड्स द वेस्ट बैंक हैज टू बी थ्रू द इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो पोस्ट लगा के रखा हुआ है हर पॉइंट पे, और जब भी आप जा रहे हो तो आपका पूरा चेक होता है, आपका पेपर्स होगा। अगर आप एज अ फॉरेन सिटीजन जा रहे हो तो आपके पासपोर्ट्स, आपका क्यों जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, पूरा का पूरा देयर इज अ इंटरव्यू टाइप एक होता है, वहाँ पे पूरी चेकिंग होती है आपकी, और उसी के बाद आप जा सकते हो टू वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक में भी ऐसा नहीं है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। हर गली में कोई ना कोई सोल्जर है, हर चौराहे में सोल्जर्स मिलेंगे आपको। एक काफ़ी हाई सिक्योरिटी, हाई टेंस्ड इन्वायरमेंट है इन द वेस्ट बैंक। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 1973 के बाद गाज़ा और वेस्ट बैंक के लोगों में कभी भी इंटरैक्शन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि बीच में इजराइल आ जाता है। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन गाज़ा एंड वेस्ट बैंक। अब गाज़ा में जो कंट्रोल या जो पावर अथॉरिटी है वो है हमास। इट्स अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला है। अब जो वेस्ट बैंक में है जो अथॉरिटी है उसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, पहले PLO बोला जाता था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो महमूद अब्बास हैं वो उन्हीं की लीडर है। पैलेस्टीनियन स्टेट जो गाज़ा और वेस्ट बैंक एक साथ को बोला जाता है, उनका जो लीडर है, एक्सेप्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लीडर है महमूद अब्बास। बट पैलेस्टीनियन लोग महमूद अब्बास को अपने लीडर नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है क्योंकि वहाँ पे एक लीडरशिप वैक्यूम आ चुकी है जिसको हमास वायलेंस के थ्रू में लेजिटिमाइज कर रहा है। आज के दिन पैलेस्टीनियन लोगों से अगर आप पूछोगे कि एक्चुअल लीडर कौन है आपका, कोई भी महमूद अब्बास का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो सभी के अंडरस्टैंडिंग में महमूद अब्बास ने ही पैलेस्टीनियन कॉज को बेच दिया है या डिफीट कर दिया है। एक्चुअली हमास ही है सही रास्ता अकॉर्डिंग टू पैलेस्टीनियन पीपल। उनके लिए अब वायलेंस ही रह गया है एक तरीका टू क्रिएट दैट पैलेस्टीनियन स्टेट, और हमास को इसी वजह से पैलेस्टीनियन लोगों से लेजिटिमेसी मिल रही है इस अटैक के। आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस अबाउट न्यू फाउंडेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। इंग्लिश और हिंदी में 3 कोर्सेज हैं। सिल्वर जो 18 महीने के लिए है 23,999 रुपीज़ में मिलेगा आपको। गोल्ड जो 30 महीने के लिए है 26,999 रुपीज़ में। प्लेटिनियम दैट इज़ फॉर 42 मंथ्स आपको मिलेगा 29,999 रुपीज़ के लिए। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं DWLIVE DW लाइव, तो आपको इन अट्रैक्टिव प्राइजेस में ये कोर्सेज मिलेंगी। तो अगेन अगर आप UPSC के जर्नी में सोच रहे हो पैर रखने का, या सोच रहे हो कि हाँ मैं कंसिडर करूं ना करूं, जो भी है आपका डिसीजन, एक बार आप स्टडी IQ के वेबसाइट में जाइए, इन कोर्सेज के फीचर्स देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा जो कि
अगर आप यूपीएससी जर्नी के बारे में सोच रहे हो तो कितना सपोर्ट देगा ये आपको, फ्रॉम डेली आंसर राइटिंग टू मेंटरशिप टू लाइव क्लासेस, कई तरह से सपोर्ट करता है ये कोर्स। तो इसीलिए एक बार जाइए, देखिए, उसके बाद टेक अ डिसीजन। चलिए अब चलते हैं टू द पैलेस्टीनियन। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले, ये वॉर अभी क्यों हो रहा है, टाइमिंग पे बात करेंगे। अब टाइमिंग की बात करें तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है मोहम्मद दैफ का, दूसरा है कि सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे। सबसे पहले समझते हैं मोहम्मद दैफ ने क्या कहा है। मोहम्मद दैफ ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि 2 रीजंस दिए हैं कि भाई फाइनली वायलेंस के थ्रू में इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन को हटा दिया जाएगा और जेरूसलम को एक इंडिपेंडेंस की तरफ पुश किया जाएगा, जेरूसलम को पैलेस्टीनियन कंट्रोल में देखा जाएगा। ये है एक ऑफिशियल स्टैंड। इसी के अंडर पे मोहम्मद दैफ ने कहा है कि भाई अब वायलेंस से ही हो सकता है, पीस टॉक्स नहीं काम कर रही हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जो लीडरशिप वैक्यूम है, महमूद अब्बास को आज के दिन पैलेस्टीनियन लोग नहीं मान रहे हैं एज अ लीडर, उसी जगह पे मोहम्मद दैफ ने ये स्टेटमेंट करके और बोल के और ये एग्रेसिव एक्ट, वायलेंट एक्ट लेके ये लेजिटिमेसी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल को गेन किया है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये टाइमिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ये जो 7 अक्टूबर में अटैक हुआ है, 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे, ये बेसिकली इट इज़ अराउंड द टाइम जहाँ पे 50th एनिवर्सरी ऑफ योम किपुर वॉर हुआ था 1973 में। 1973 का जो वॉर था वो भी इजराइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो इजराइल वॉज टेकन बाय सरप्राइज। इजराइल को नहीं पता था कि ये अटैक होने वाला है, सरप्राइज में था, बट 2 हफ्ते बाद इजराइल जीत जाता है। बट इससे क्या होता है कि अरब कंट्रीज काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया था। इसी वजह से अरब कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि उनको ऑयल नहीं दिया जाएगा और 1973 का ऑयल क्राइसिस इसी के वजह से होता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के 7 अक्टूबर 2023 में। तो योम किपुर वॉर का एक विक्ट्री का जश्न का माहौल था इजराइल में और इसी का फ़ायदा उठाया हमास ने। सेकेंड रीज़न, इजराइल में अभी एक राइट विंग गवर्नमेंट पावर में है और जो गवर्नमेंट नेतन्याहू लेड गवर्नमेंट है वो कई महीनों से एक लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश कर रहा है टू एक्चुअली कंट्रोल द पावर्स और डाइल्यूट द पावर्स ऑफ द जुडिशरी का पावर रिड्यूस करने की काफ़ी एक लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश कर रहा है। अब जिसके वजह से डोमेस्टिक प्रोटेस्ट बहुत हो रही है इजराइल में। लोग बार बार इजरायली लोग बार बार रास्ते पे आके नेतन्याहू के गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं और इन लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली मिलिट्री में सर्व करते हैं या रिजर्विस्ट्स हैं। तो इजराइल डोमेस्टिकली भी एक टर्मोइल के थ्रू गुजर रहा था और जो एक्चुअल गवर्नमेंट है उस पर क्वेश्चंस उठा रहा था। तो अगेन जो मिलिट्री या गवर्नमेंट का जो फोकस था वो डोमेस्टिक था रैदर दैन ऑन द एरिया अराउंड इट। अब इजराइल में ये भी कहा जा रहा है कि इट इज़ अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस कि नहीं पता चला ये सरप्राइज अटैक के बारे में। इजरायली इंटेलिजेंस एक एजेंसी के थ्रू मैनेज नहीं होती है, 3 एजेंसीज हैं। एक है मोसाद जो है वो फॉरेन इंटेलिजेंस संभालती है, उसके अलावा शिनबेट है, शिनबेट इज पुलिस इंटेलिजेंस जो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है। तीसरा है अमान जो है वो बेसिकली पैलेस्टीनियन स्टेट का इंटेलिजेंस देखता है, दैट इज गाजा और वेस्ट बैंक का। तीनों एजेंसीज के पास कोई खबर नहीं थी अबाउट दिस सरप्राइज अटैक और इसीलिए इट इज बीइंग कॉल्ड अ फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, इजराइल के जो डोमेस्टिक सिचुएशन के अलावा या जियोपॉलिटिकली इस रीजन में और कुछ भी चल रहा था, कुछ और हलचल भी चल रहा था। यूएस के प्रेशर के रीज़न के वजह से सऊदी अरेबिया और इजराइल में दोस्ती की बात चल रही थी। दोनों कंट्री साथ में आके कई सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि कैसे दोनों कंट्रीज जो इतने साल से एनिमीज थे दे कैन कम टुगेदर एज फ्रेंड्स। और ये शुरुआत होती है अब्राहम अकॉर्ड से, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड वाज द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पीस बिटवीन एन अरब कंट्री दैट इज जीसीसी कंट्री एंड इजराइल। तो आज कल अगर आप न्यूज़ में देखते हो तो सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में कई सारे ऐसे बातचीत हो रही थी कि हाँ फाइनली दोनों में दे कैन कम टुगेदर एज फ्रेंड्स। और अगर ये होता तो ये हमास के लिए बैड न्यूज़ होता, क्योंकि हमास ये पोर्ट्रे करता है कि
जो पैलेस्टीनियन कॉज है वो सपोर्ट करता है अरब कंट्रीज, और धीरे धीरे जब ये अरब कंट्रीज इजराइल के दोस्त बन रहे हैं तो बेसिकली पैलेस्टीनियन कॉज को इंटरनेशनली कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हमास ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रहा था वो बेसिकली पैलेस्टीनियन कॉज को हर्ट करने वाला था। इसी वजह से ये पीस टॉक्स को डीरेल करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि हमास के पीछे ईरान का हाथ है, जो अभी कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा कि नहीं, हमने तो हमास को सपोर्ट नहीं किया है। बट ये ईरान के फ़ायदे में ही होगा कि अगर यहाँ पे हलचल होता है तो इजराइल सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस है या जो पीस टॉक्स है वहाँ पे रुकावट आएगी, जो ईरान के मुनाफे में होगा। इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू ईरान। एनीवे, तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इजराइल में जो चल रहा है, इसी के वजह से एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गया टू हमास फॉर कैरिंग आउट दिस अटैक। और जब ये अटैक हुआ इमीडिएटली इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। सदर्न इजराइल में ऐसे कई जगह पे रॉकेट्स गिरने की वजह से बहुत लोग मारे गए हैं। जो एक नेचर फेस्ट चल रहा था डेजर्ट में, नेगेव डेजर्ट में, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स, हमास के इन्फिल्ट्रेटर्स जाके लोगों को मारा है। एंड बच्चे, वुमेन, मेन, यंग मेन, उनको मारा है गोली से। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों को किडनैप भी किया है उनके अपने घर से। अभी भी 22 ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटीज़ नियर गाज़ा बॉर्डर, अभी भी आईडीएफ और हमास मिलिटेंट्स में लड़ाई चल रही है। और ये जो जब तक चलती रहेगी तब तक ये इंश्योर है कि इजराइल अभी डिफेंसिव में है। बट एक बार मिलिटेंट्स को हटा दे उसके बाद इजराइल एक अग्रेसिव स्टांस लेगा ऑन गाज़ा। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर अभी कुछ मिनट पहले ही बोल चुका है कि गाज़ा का रियलिटी बदल देगा इजराइल। गाज़ा का रियलिटी बदलना मतलब ही ये जो सीज है वो ख़त्म हो जाएगा और इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक्चुअली गाज़ा के अंदर होंगे। और ये होगा गाज़ा को पूरा बॉम्बार्ड करके ही, हमास को ख़त्म करके ही। अब आते हैं सोल्यूशन पे। इमीडिएट सोल्यूशन तो यही है कि भाई वॉर कंटिन्यू होगा, इजराइल गाज़ा का रियलिटी बदलने वाला है। बट ऐसे कई कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरेबिया है जो बार बार बोल रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो बहुत पहले का है। ये ब्रिटिश जब मैंडेट पैलेस्टाइन था, ब्रिटिश कॉलोनाइज कर चुकी थी इस एरिया को, तब ये 2 स्टेट सोल्यूशन दिया था। ये 2 स्टेट सोल्यूशन 1917 से चल रहा है एक्चुअली। बाद में जब बिल क्लिंटन यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने भी ये 2 स्टेट सोल्यूशन का एक प्रस्ताव रखा था और उन्होंने क्लिंटन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली बात की गई थी कि 2 एक्चुअल स्टेट कैसे बनाई जाएगी, एक पैलेस्टीनियन स्टेट और इजराइल स्टेट। इसमें यूएन के भी काफ़ी सारे रेजोल्यूशन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है 242, जहाँ पे ये कहा गया था कि इजरायली मिलिट्री हैज़ टू विड्रॉ फ्रॉम द एरियाज कैप्चर्ड इन 1967। बट इजराइल ने कहा था कि उसी रेजोल्यूशन में एक एंगल है, दैट इज़ अबाउट रिफ्यूजी क्वेश्चन, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक इजराइल ड्रॉ नहीं करेगा। तो 242 एक्चुअली रियलिटी में भी प्रैक्टिस नहीं की जाती है एज सच। बट इतना इंटरनेशनली ये जो डिस्कस किया जाता है 2 स्टेट सोल्यूशन का, 2 स्टेट सोल्यूशन रियलिटी में बदलना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। क्यों है? सबसे पहले गाज़ा और वेस्ट बैंक में कोई कनेक्शन नहीं है। महमूद अब्बास आज तक कभी गाज़ा पहुंचा ही नहीं है। लोग कभी अपने लीडर को नहीं देखे हैं अपार्ट फ्रॉम टीवी, रियलिटी में कभी देखा ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो कनेक्टिविटी। अगर पैलेस्टीनियन स्टेट 2 स्टेट सोल्यूशन बनता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, वो 3 स्टेट सोल्यूशन में ही बदलने वाला है। दूसरी बात, सेटलमेंट्स का क्या होने वाला है? गाज़ा एक छोटा सा टेरिटरी था जहाँ पे यूनिलैटरल विड्रॉल किया जा सकता था, बट वेस्ट बैंक इज़ अ ह्यूज टेरिटरी। इतने सारे सेटलमेंट्स को विड्रॉ नहीं किया जा सकेगा। प्लस देयर इज़ ऑफ कोर्स इलेक्टोरल प्रेशर, तो सेटलमेंट्स का तो नहीं होने वाला। तो अनदर वर्ड्स, जब तक ये पॉकेट्स रहेंगी तो कहाँ से बनेगा ये 2 स्टेट सोल्यूशन? तो ये सोल्यूशन तो सिर्फ पेपर में रहेगा, इंटरनेशनली डिस्कस किया जाएगा। सऊदी अरेबिया बार बार बोल रहा है, बट एक्चुअली में नहीं हो सकता है। रेजोल्यूशन एक ही तरह से हो सकता है कि वंस दिस कॉन्फ्लिक्ट कम्स टू एन एंड, पैलेस्टीनियन लोगों को एक प्रॉपर लीडर दिया जाए। स्पेशली महमूद अब्बास हैज़ टू स्टेप अप. He has to become the leader that people want. Hamas cannot be the leader. And peace talks have to resume. Israel
और महमूदाबाद, दैट इज फतह, हैज़ टू कम टू द टेबल. अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा. There is no other solution at this point of time until and unless this resolution is, this kind of talk is maintained or takes place. इसी के साथ ये डिस्कशन खत्म करते हैं. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.